गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जंतुओं में पोषण कक्षा 7 का ये पाठ है, इसके बारे में पूरी तरह से पढ़ेंगे। अभी तक आप लोगों ने पौधों में पोषण पढ़ा था। पौधों में पोषण आपका था, उसमें स्वपोषी, परपोषी, कीटभक्षी, मृतोपजीवी, ये सारे पॉइंट्स आपको पौधों में पोषण के बारे में बताए गए थे। जंतुओं में पोषण जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसे पचाने की क्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण की परिभाषा उसमें भी हमने बताई थी। अब इसमें भी अब पोषण की आवश्यकता अपने उत्तम स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि, विकास एवं गतिशीलता बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। विभिन्न कार्यों में करने के लिए शरीर की ऊर्जा खर्च होती है और अपनी खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं। ठीक है, ये तो पता है, हम लोग खाना खाते हैं और यदि 1-2 दिन खाना ना खाएं तो हमें क्या होता है? कमजोरी महसूस होती है। तो आप सही मायने में पाचन की परिभाषा देखिए। जटिल पदार्थों अघुलनशील क्या है? जटिल अघुलनशील खाद्य पदार्थों के सरल एवं घुलनशील खाद्य पदार्थों में टूटना या परिवर्तित होने के पूरे प्रक्रम को पाचन कहते हैं। ये हो गई आपकी पाचन की परिभाषा। इस प्रकार पोषण प्रक्रिया के 2 भाग होते हैं। पहला, विभिन्न खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना यानी अंतर्ग्रहण, और दूसरा होता है उसका पाचन। आसपास आपने आसपास देखा होगा कि कई तरह के जंतु होते हैं जो भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये एक सोचने वाली बात है, इनके अंदर कौन से ऐसे विशेष अंग होते हैं जिसके कारण एक छोटी सी मधुमक्खी है, तितली है, कॉकरोच है, ये सब जंतु कैसे अपने भोजन को पचा भी लेते हैं और ग्रहण कर लेते हैं। कुछ आपको हम बताते हैं। मधुमक्खी, तितली में एक लंबी नलिका पाई जाती है और सरीसृप वर्ग के जंतु जैसे छिपकली में दांत मुड़े तथा नुकीले होते हैं। चबाने वाले दांत नहीं पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं? पूरे भोजन को निगल लेते हैं। स्तनधारी यानी जिसमें मैमल्स आते हैं, मैमल्स में मनुष्य भी आते हैं। स्तनधारियों में दांत काटने, फाड़ने तथा चबाने वाले होते हैं। इनके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। पक्षी में दांत के स्थान पर चोंच होती है। जो हमारे एक कोशिकीय जंतु है अमीबा, अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण पादपों द्वारा होता है, पादाभों द्वारा, यानी इनके जो पादाभ होते हैं उनके द्वारा। हाइड्रा में, अगर हाइड्रा का चित्र याद हो थोड़ा सा, तो उसमें कली जैसी संरचनाएं निकली होती हैं, उंगली जैसी संरचनाएं निकली होती, वही उनके स्पर्शक होते हैं। तो हाइड्रा में भोजन जो अंतर्ग्रहण होता है इस स्पर्शकों द्वारा होता है। अब आप पढ़िए मनुष्य में पाचन। मनुष्य में पाचन, फिर यहाँ पर आपको पाचन की परिभाषा, भोजन के जटिल पदार्थों व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम के सहायता से सरल छोटे घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। ये आपको दिखाई दे रहा हो तो ध्यान से देखिए। तो मनुष्य में पाचन, मनुष्य के शरीर में कई अंग होते हैं जो पाचन की क्रिया को कंप्लीट करते हैं। जैसे देखिए, पाचन अंग और पाचन ग्रंथियाँ। पाचन अंग कौन कौन से हैं? मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय। पाचन ग्रंथियों में लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। इन सबसे पहले आपको इसमें दांत की क्रियाविधि या दांत के बारे में जानना आवश्यक है। ये देखिए दांत का चित्र आपको बताया गया है, जिसमें कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक 4 तरह के दांत बताए गए हैं। मनुष्य में 4 तरह के दांत पाए जाते हैं। कृंतक है, देखिए चित्र बताया गया है, इसमें चित्र 2 दांत हैं कृंतक के, तो 2 इधर और 2 उधर, यानी एक जबड़े में 4 दांत। और ये क्या काम करते हैं? कुतरने और काटने का काम करते हैं। रत्नक दांत चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। अग्रचवर्णक चबाने का काम करते हैं। चवर्णक संख्या में 6 पाए जाते हैं एक जबड़े में, और ये भी चबाने का कार्य करते हैं।
ठीक है। अब इसमें कार्यविधि है, देखिए मनुष्य में क्या होता है, मुख द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है और यह भोजन एक लंबी नलिका से गुजरता है जिसे आहार नाल कहते हैं। यदि आप इस चित्र को ध्यान से देखें तो मुख बनाया गया है, लाल ग्रंथियां हैं, ग्रसनी है, ग्रास नली, आमाशय, अग्नाशय, यकृत, पित्ताशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, क्रम रूप प्रशेषिका और मलाशय। इस चित्र को यदि ध्यान में रखते हुए आप ये कार्यविधि को पढ़ें तो समझ में पूरा आएगा। मुख गुहा में भोजन आते ही दांतों की सहायता से तोड़ा और चबाया जाता है। दांत के प्रकार आपको बताए गए हैं। ये 4 तरह के दांत होते हैं जो इसको तोड़ते और चबाते हैं, लेकिन सभी दांतों की संरचना तथा कार्य समान नहीं होते हैं। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। दांतों द्वारा काटे और चबाए गए भोजन में लार ग्रंथियों से स्रावित लार मिल जाती है, जिससे भोजन चिकना और लसलसा होता है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। इस पॉइंट को आप नोट करिए। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं और लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है। यह एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है और भोजन का पाचन मुख से शुरू हो जाता है। ठीक है, ये देख लिया, सबको पता है हाथ के द्वारा भोजन हम ग्रहण करते हैं, मुख में जाता है, दांतों के द्वारा चबाया जाता है और उसमें लार मिल जाती है। लार से भोजन हमारा चिकना हो जाता है और चिकने से फिर भोजन लंबी नलिका जो होती है ग्रसनी और ग्रास नली के माध्यम से आगे पहुंचता है। अब आता है ग्रसनी और ग्रास नली। अब भोजन पाइप के समान जो रचना ग्रसनी ग्रास नली में पहुंचता है, यहाँ कोई पाचन ग्रंथि नहीं होती है और सीधे भोजन मुख गुहा से नली से होते हुए आमाशय, आमाशय यानी जिसे हम स्टमक कहते हैं, वहाँ पहुँच जाता है। आमाशय को यदि आप चित्र में ध्यान से देखेंगे तो आमाशय के आसपास अग्नाशय ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय ये सब हैं। आमाशय भोजन का ये अस्थायी भंडारण होता है। भोजन यहाँ पर लगभग 3-4 घंटे रहता है। इसमें जठर रस स्रावित होता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिकम, पेप्सिन, रेनिन तथा म्यूकस होती है। पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन, रेनिन द्वारा दूध का दही बनना। म्यूकस क्या करता है, हमारे आमाशय की दीवार पर एक रक्षात्मक आवरण बनाता है जो जीवाणुओं से हमारी रक्षा करती है। आमाशय को पेप्सिन व HCl से बचाने के लिए जठर रस अम्लीय होता है। देख लिया यहाँ पर आमाशय। अब आमाशय के पास ही आपको बताया था यकृत है यानी लीवर है, पैंक्रियास, अग्नाशय यानी पित्ताशय है। ठीक है, यकृत में पित्त रस का निर्माण और पित्ताशय में संग्रह किया जाता है और यह भोजन को अम्लीय से क्षारीय में परिवर्तित करता है ताकि अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन यानी प्रोटीन अपघटन करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का अपघटन करता है और लाइपेज जो होता है वसा का अपघटन करता है। अब इसमें इतने सारे रस आ गए। इसके बाद जो अंग आया है ध्यान से देखिए, छोटी आंत मुड़ी हुई पड़ी हुई है, देखिए छोटी आंत। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण यहीं होता है। भोजन तरल अवस्था में यहाँ पर आता है। यकृत और अग्नाशय द्वारा जो रस होते हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं और अवशोषण के बाद जो पचा हुआ भोजन होता है उसे हम सेल्स के द्वारा शरीर की वृद्धि तथा अनेक जैविक क्रियाओं में उपयोग करते हैं। इस पढ़ लीजिए एक बार और। अवशोषण के बाद पचे हुए भोजन का उपयोग कोशिकाओं द्वारा शरीर की वृद्धि तथा अन्य जैविक क्रियाओं में होता है। यह क्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। ठीक, अगला भोजन बड़ी आंत में, जहाँ पर कोई पाचन क्रिया नहीं होती है, केवल जल और खनिज लवणों को सोख करके भोजन आगे रेक्टम और मलाशय द्वारा बाहर निकल जाता है। इस चार्ट के माध्यम से भी थोड़ा समझा जा सकता है कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब पढ़िए घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। शाकाहारी जंतु जैसे गाय, भैंस आदि को भोजन ग्रहण करते हुए आप लोगों ने देखा होगा क्या करती है। गाय भैंस जो होती है
घास खाते खाते जो है अपने मुंह में खूब सारा घास भर लेती है। तो ये भोजन को आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेती है, जल्दी जल्दी ले जाकर के पेट में एक जगह इकट्ठा कर लेती है। तो आमाशय का यह भाग क्या कहलाता है? रूमेन। इस बात को देख लीजिए, रूमेन कहलाता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। यहाँ पर केवल भोजन थोड़ा पचता है, आंशिक यानी आधा। आप क्या करते हैं? जिसे जुगाड़ आमाशय का वह भाग जो है रूमेन कहलाता है। रोमन में भोजन का आंशिक पाचन होता है और जब वो चबाते रहते हैं तो वह जो चबाने की क्रिया होती है वो जुगाड़ कहलाती है। और इसके बाद जंतु जो होता है उसी भोजन को छोटे छोटे पिंडकों के रूप में अपने मुंह में लाता है और जब कोई चीज नहीं खाता रहता तब भी देखा होगा जानवर मुंह चलाता रहता है ना। और चबाने का यह प्रक्रम जो होता है, यह क्रिया जो होती है रोमंथन कहलाती है। रोमंथन और ऐसे जंतु जो होते हैं जिनमें रूमेन पाया जाता है और रोमंथन की क्रिया होती है, ऐसे जंतु रूमिनेंट जंतु कहलाते हैं। रूमिनेंट देख लीजिए, रूमिनेंट जंतु कहलाते हैं। ऐसे जंतुओं में सेलुलोज के पाचन के लिए इनकी आहार नाड़ में एक सीकम संरचना पाई जाती है जिससे सेलुलोज का पाचन होता है। शाकाहारी जंतुओं में सेलुलोज अधिक। अब इतना तो आपने देख लिया शाकाहारी यानी जो घास खाने वाले जंतु होते हैं उनमें कैसे पाचन होता है। अगला आता है अमीबा और हाइड्रा, यानी एक कोशिकीय जंतु अमीबा होता है और हाइड्रा है, इनमें कैसे होता है। तो अमीबा का चित्र अगर ध्यान से देखिए, ये ऊपर खबर ऐसे ऐसे करके आप कैसे भी, तो ये जो ऊपरी संरचना होती है इसे हम पादाप कहते हैं। ठीक है, पादापों के बीच में जब खाद्य पदार्थ आता है। अमीबा जलाशय में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जंतु है जो निरंतर अपनी आकृति को बदलता रहता है। इसमें अनेक प्रवर्त निकले होते हैं जिन्हें हम पादाप, ये देख लीजिए, जिन्हें हम पादाप कहते हैं और इन्हीं की सहायता से अमीबा भोजन पकड़ता है। और जैसे ही इसके यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, पास में भोजन या कोई कीड़ा खाद्य पदार्थ आता है तो चारों ओर जो एक झिल्ली होती है उसको एहसास हो जाता है कि भोजन हमारे पास आया है और उसको वो पकड़कर धीरे धीरे अपने अंदर जो खाद्य धानी होती है वहां पर ले जाता है। खाद्य दाने में भोजन फंस जाता है और वहीं पर पाचक रसस्रावित होते हैं जो सरल पदार्थों को बदल देते हैं और फिर वहां पर अवशेषित होता है। वही जो पाचन होता है वो जो पचा हुआ भोजन अमीबा के द्रव्य और गुणन में सहायता करता है। जैसे हमारा भोजन जैविक क्रियाओं में भाग लेता है, हमें ताकत देता है, उसी तरह में आप हाइड्रा में पढ़िए। हाइड्रा में मुख, हाइड्रा का चित्र ये बना हुआ है। हाइड्रा में जो मुख होता है वो स्पर्श, ये जो उंगली जैसी संरचना होती है जिसे हम स्पर्श कहते हैं, स्पर्शों से घिरा होता है। कोई पाचन अंग नहीं पाया जाता है। इसमें पाचन का कार्य विशेष कोशिकाओं द्वारा संपन्न होता है और स्पर्शक की सहायता से भोजन मुख के अंदर जाता है और सेल्स में इनका पाचन होता है। इस तरह से आप जंतुओं के पोषण में पढ़ा है। मनुष्य का पाचन कैसा होता है, मनुष्य के पाचन में कौन कौन से अंग कार्य करते हैं और घास खाने वाले जंतुओं का पाचन कैसे होता है, अमीबा और हाइड्रा के बारे में। तो जंतुओं का पोषण का पाठ खत्म होता है। इसमें यदि आपको ये पाठ पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।